हेलो मित्रों। तो मित्रों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। आज हम पोलर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में भी आज बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के बारे में, तो आज हम बात करेंगे पोलर इक्वेशन के बारे में। आज ये टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले ये टॉपिक पता होना चाहिए कि आखिर पोलर इक्वेशन होती क्या है और उसकी क्या कंडीशन है, तभी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं पोलर इक्वेशन की बात। पोलर इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? पोलर इक्वेशन होती है हमारे पास L/R = 1 + c cos थीटा। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ रखी हो, ठीक है, और हमें पूछा जाए उसका लेटर सेक्टम फाइंड कीजिए, उसका रेडियस फाइंड कीजिए या उसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए, तो हम इससे ही कंपेयर करेंगे, तब जाके हम उसका लेटर सेक्टम, सेमी लेटर सेक्टम या एसेंट्रिसिटी सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। या तो फिर हमारी दूसरी इक्वेशन भी होती है, या तो पोलर इक्वेशन इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है L/R। दूसरा क्या होगा दोस्तों? L/R = -1 + p cos थीटा, या इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई पोलर कॉनिक की। पहली तो ये है L/R = 1 + e cos थीटा, और दूसरी क्या होगी -1 + e cos थीटा। आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोला जाएगा हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, और उनमें मुझे क्या दे रखी है, जो पोलर इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में दे रखी होगी, तो मुझे पहचानना होगा कि मेरी जो पोलर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो मैं उसका आंसर बता सकता हूँ कि हमारी जो पोलर इक्वेशन का जो फॉर्म होगी वो कैसे, किस फॉर्म में होगी, इन दोनों के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन पे बात करते हैं। कंडीशन है, मैंने ये बताया था, एल क्या होता है? लैटिस सेक्टम होता है हमारा, सेमी लैटिस सेक्टम। ठीक है, एल क्या होगा? सेमी लैटिस सेक्टम। जब क्या कहा जाए कि उसका लैटिस सेक्टम फाइंड कर दिए, तो हमें क्या करना है? सेमी लैटिस सेक्टम में 2 का मल्टीप्लाई करना है। जब लैटिस सेक्टम की बात आए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम एल में, तो हमारा क्या आ जाएगा? लैटिस सेक्टम। और जब हमारा क्या आ जाएगा, जब हमें क्या पूछ रखा हो? सेमी लैटिस सेक्टम, तो ये हमारा एल, ओनली एल फाइंड करना है हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेमी लैटिस सेक्टम। और आर क्या हो गया? उसकी डिस्टेंस हो गई, या फिर हम उसका रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, और ई क्या होगी? एसेंट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस ई के कंडीशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखे हो, कोई फॉर्म दे रखा होगा पोलर इक्वेशन का, उसका नेचर पूछ लेता होगा भाई कि इसका नेचर क्या है, तो हमें नेचर पता होना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है? इफ अगर ई >1 है, अगर ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। और जब ई की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। सिमिलर, ई की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है, तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका जो नेचर होगा वो इलिप्स का होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है, ये पोलर इक्वेशन है, ये भी पोलर इक्वेशन, लेकिन ये एक इनिशियल लाइन के लिए है। तो उसके लिए जो किसी इनिशियल लाइन के लिए जब पोलर इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, L/R 1 + e cos × थीटा माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया जाएगा कि हमें पूछ लिया जाएगा कि किसी इनिशियल लाइन के लिए पोलर इक्वेशन क्या होती है, तो 4 ऑप्शन होंगे, तो हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, जो हमारा आंसर होगा ये होगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। 4 ऑप्शन होंगे, तरह तरह के डिफरेंट मतलब हमारे पास ऑप्शन होंगे, तो हमें चूज करना है। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा L/R = e cos थीटा, ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो दोस्तों, इस ई के लिए हम कंडीशन पढ़ते हैं। अब क्या दोनों के इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हमारा ई क्या हो? पैराबोला हो, मतलब पैराबोला शो करे, यानी कि पैराबोला बोले तो ई की इक्वल, ई की जो वैल्यू 1 के इक्वल हो। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट इसकी इक्वेशन? L/R cos थीटा, L/R = cos थीटा। लेकिन जब ई की वैल्यू -1 के इक्वल हो, तो क्या आ जाएगी डायरेक्ट की इक्वेशन? L/R = -cos थीटा। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी देखेंगे हम, जब ई की वैल्यू 1 होगी, तो क्या आ जाएगी? डायरेक्ट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? L/R = 1 - cos थीटा। और जब ई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो क्या आ जाएगा? L/R 1 + e cos थीटा।
ई की जगह 1 रख दिया ना मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ देखो, अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ क्या है हमारे पास, मैंने कहा ना कि जो हमारी जो पोलर इक्वेशन होती है ये होती है 1 प्लस ई कॉस थीटा। लेकिन जब पैराबोला की कंडीशन हो, मान लो मैं ई बराबर, पैराबोला में यही कंडीशन होती है ई इक्वल टू 1, इधर ई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो वो कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने ई की वैल्यू यहाँ 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, एल अपॉन आर 1 प्लस ई 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे पता नहीं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं पोलर इक्वेशन में कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ ना, तो मेरी ये पोलर इक्वेशन ये भी कहलाएगी। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, अगर मैं ए की जगह -1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। तो जो, और मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये भी मेरी पोलर इक्वेशन की फॉर्म हो गई। तो मैं इन फॉर्म में कोई भी फॉर्म पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आए। ये एक नंबर का, ये भी एक नंबर के यहाँ से पूछ लिया जाएगा, एक नंबर यहाँ से पूछ लिया जाएगा, एक नंबर में यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है पोलर इक्वेशन से रिलेटेड है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। मान लिया जाए हमारे पास क्या दे रखा है कि ये कोई पोलर इक्वेशन है, तो ये तो क्या है, तो कंडीशन है, पोलर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है ये वही है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब ये बोला जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि हाइपरबोला कब होता है। तो हाइपरबोला मैंने बताया था ना, वहाँ 3 कंडीशन बताई थी मैंने। हाइपरबोला कब होगा, जब ई ग्रेटर देन 1 होगा। और जब एलिप्स के लिए क्या कंडीशन होगी, ये वाली। और पैराबोला के लिए ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें इसके जो कंडीशन है उसको पहले फाइंड कीजिए और उसका नेचर पता कीजिए कि इसका नेचर क्या है, या एलिप्स है, या हाइपरबोला है, या पैराबोला है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब कैसे, ये करके देखते हैं, बताता हूँ मैं। अब यहाँ मैंने कहा था ना, किससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करो मुझे एल मिल रहा है, आर मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ जो है ना, यहाँ देखो 1 प्लस ई, मुझे यहाँ सामने आगे वाले वैल्यू जहाँ 3 है वहाँ मुझे 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, यहाँ देखो 1 कैसे बनेगा, मैं 3 कॉमन लूंगा वहाँ, तभी तो मुझे 1 मिलेगा वहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ 1 बनाना है किसी भी हालत में, तभी जाके मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तभी तो मैं उसका नेचर बता पाऊंगा ना, जब मैं, मुझे वो इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे वहाँ 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, वहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन आ गया, 1 माइनस 8/3 कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ये मिल गया तो अब देखो दोस्तों, यहाँ 3 आ गया ना, तो 3 को क्या कर लो आप, 3 को नीचे, ये इधर आ जाएगा, 14/3 यार, इक्वल में मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 8/3 कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो दोस्तों, मुझे यहाँ 1 माइनस ई कॉस थीटा के फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 1 प्लस ई कॉस थीटा, या मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी, तो मुझे ये फॉर्म उस फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये 1 प्लस ई कॉस थीटा के फॉर्म में तो है ही नहीं। तो जो मेरी दूसरी पोलर इक्वेशन मैंने बताई थी, मैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, -1 प्लस 8/3 कॉस थीटा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले पॉइंट में बताया था कि हमारे पास 2 फॉर्म होती है पोलर इक्वेशन की, या तो 1 प्लस ई कॉस थीटा होगा, या तो -1 प्लस ई कॉस थीटा। तो मुझे कुछ वैसा नहीं मिल गया, -1 प्लस ई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ जो मुझे ई की वैल्यू मिली है, मुझे क्या मिली है, जो ई की वैल्यू मिली मुझे कंपेयर करने पर ई क्या मिला मुझे, 8/3। अब खुद ही बताओ ना, 8/3 है, ये ये ग्रेटर देन 1 नहीं है क्या, 1 से बड़ा ही तो है। जब ये 1 से बड़ा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। तो मैं बता सकता हूँ दोस्तों, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सिमिलर आप इसको देख सकते हैं, कंपेयर करो सेम इसी से, कंपेयर करो एल अपॉन आर, एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा से मैं कंपेयर करूंगा ना, ये इससे मैं कंपेयर करूंगा। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे कहा था कि मुझे क्या बनाना है, हाँ 1 बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 की जगह 1 बनाओ, तो कैसे बनेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसा करो 5 क्या, यहाँ से सीधे -5 कॉमन ले लो। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ बीच में क्या बनाना है, प्लस बनाना है। तो यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस 4/5
कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो मुझे इक्वल में क्या था, यहाँ 15 आर इक्वल टू -5, मुझे कुछ समथिंग ये मिल गया, लेकिन मुझे तो यहाँ लेटेस्ट आइटम फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करो, 5 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 15 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 5 3 15। तो सामने मुझे क्या मिल जाएगा, 3/r माइनस का 1 इंटू -1 प्लस 4/5 कॉस थीटा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब जब मुझे ये मिल गया तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे लेटेस्ट आइटम फाइंड करना है। तो मुझे पता है जो मेरा सेमी लेटेस्ट ये आया क्या है, सेमी लेटेस्ट आइटम कितना है, मैंने कहा था ना वहाँ कि जो सेमी लेटेस्ट आइटम होगा वो एल के इक्वल होता है। तो एल कितना है मेरा 3। तो मुझे क्या करना है, इसका लेटेस्ट आइटम फाइंड करना है, इसका लेटेस्ट आइटम फाइंड करना है। तो लेटेस्ट आइटम के लिए फॉर्मूला क्या था, 2L 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। उस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह भी कर सकता है, तो आप इसे यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये कुछ कंडीशन है, जब क्या होगा हमारे पास, हमें दो क्या दे रखे होंगे, हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे, किसी दो लाइन के हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। एंगल हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन। हमें दो लाइन के बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है दो लाइन के बीच का। तो उसके क्या कर लो, हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ले लो। अगर पूछा जाए कि किसी दो लाइन के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है, तो हमें क्या लेना है, उनका डायरेक्शन कोसाइन ले लो। और डायरेक्शन कोसाइन तब उनके बीच में जो एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कॉस थीटा। तब आप इससे उसका क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं, जहाँ L1 M1 N1 जो हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब क्या हो, ये दोनों लाइन क्या हो, दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मान लो कि एक लाइन हमारी ऐसी है और एक लाइन हमारी ऐसी है, तो दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, है। और यहाँ जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 तो बनेगा, राइट एंगल तो बनेगा। तो यही तो होगा, जब एक दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2। जब यहाँ थीटा π/2 रखूंगा तो मुझे पता है cos π/2 क्या होता है, 0। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस N1 प्लस N2 इक्वल टू 0। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, जब पैरेलल हो एक दूसरे के, मान लो ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन होगी, L/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N/N2 इक्वल टू 1। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये होगा। ठीक है दोस्तों, और जब हमारे पास क्या पूछ रखा हो कि हमें क्या दे रखा हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, हमें किसी, जब हम किसी दो लाइन के बीच में क्या निकाला, एंगल फाइंड करें, और वहाँ हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन हो और पूछा जाए कि उसके बीच का जो एंगल है उन दोनों लाइन के बीच का, वो हमें फाइंड करना है। पिछली क्वेश्चन में क्या था, हमारे डायरेक्शन कोसाइन गिवन थे। यहाँ जब डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है हम कैसे फाइंड करेंगे, जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो मैंने कंडीशन बता दिया, और जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो उसके लिए कैसे हम फाइंड करेंगे। दोस्तों जब ABC हमारे पास डायरेक्शन, लेट ABC आर डायरेक्शन रेशियो, मान लीजिए कि हमारे पास जो ABC है उस लाइन के, उन लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, और LMNR क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो हम जब डायरेक्शन रेशियो से हम कैसे फाइंड करेंगे उसका एंगल किन्हीं दो लाइन का। तो देखो दोस्तों, हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास क्या गिवन होता है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब हम डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, या डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है ना, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। तो कोसाइन के लिए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है, जब हमारे पास रेशियो गिवन हो हमें क्या करना है, L1 इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना, ये रेशियो ABC गिवन है, तो L के लिए A आ जाएगा, M के लिए B आ जाएगा, N के लिए C आ जाएगा, अपॉन में सबके क्या आ जाएगा, √A² प्लस B², रूट जितने भी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होगा उनका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर करके उनका रूट ले लो। ठीक है, सिमिलरली आप L2 M2 N2 का फाइंड कर सकते हैं, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि जब मुझे A डैश B डैश ये A डैश B डैश C डैश पता होगा, A B C पता होगा, तब जाके मैं इसका यूज कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, मतलब हमारे पास जब डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे ना दो लाइन के, तो आपसे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन से दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो गिवन होंगे ही, तभी तो ये हम दिखाया है, एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो हम इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है,
डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, और डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। हमारे पास क्या देगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है। अब मैंने बताया था ना, जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, इस वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने। तो अब देखो, ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3 और सी की वैल्यू क्या दे रखी है -6। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है, हम डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये तो है L = A अपॉन, तो ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2 और अपॉन √A² + B² + C²। तो मैंने जब इसे ओपन किया तो मुझे क्या मिल जाएगी कि L की वैल्यू 2/7, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे 49 बन जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 49 का 7। सिमिलरली m का आ जाएगा, n का आ जाएगा, तो यही तो हमारा L M N क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P हुज वर्टिकल एंगल 60। अगर हमारे पास ये पोलर इक्वेशन दे रखी है ना, ये कॉनिक दे रखा है उन्होंने, और इसमें हमारे पास और क्या दे रखा है, थीटा कितना है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो उसका रेडियस वेक्टर फाइंड कीजिए, यानी कि आर, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो ना सीधा, L/R। हमें पता है जो कोनिक दे रखा है उसी में हमने क्या रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है। जब थीटा की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है। ठीक है, तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, L/R = 3/2 मिल जाएगा। मुझे क्या चाहिए, R चाहिए ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो वही तो आ गया मुझे, वही तो मिल गया मुझे, R = 2L/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, L/R = A cos θ + B sin θ रिप्रेजेंटेड। दोस्तों जब इस प्रकार की इक्वेशन होगी ना तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सारे ये क्वेश्चन ना सभी प्रीवियस TGT PGT में पूछे गए थे। मैंने उन्हें वहाँ से उठाया है क्योंकि मैं जैसे जैसे जो आपको टॉपिक लेते जा रहा हूँ, आपको सामने लेके आ रहा हूँ, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज पोलर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोलर इक्वेशन से रिलेटेड ही सारे टॉपिक है, और इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब देन। दोस्तों ये 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी TGT PGT एग्जाम के लिए। ये 3 क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार रिपीट हो रखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बार। तो मैं इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको सेम करने हैं। ठीक है, या तो आप इनके आंसर कुछ टाइम के लिए याद कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ जैसा आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करता मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, तो सिमिलरली आप उनका नीचे वाला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें मैं इसको करवा रहा हूँ 5 वाले को, तो आपने 4th और 6th वाला एज इट इज देख लेना। ठीक है, अब देखो करना कैसा है दोस्तों, हम जानते हैं ना कि L² + M² + N² = क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा ये कि L² + M² + N² क्या होता है, 1 होता है। जहाँ L क्या होता है, cos अल्फा के बराबर, M क्या होता है, cos बीटा के बराबर, N क्या होता है, cos गामा के बराबर। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू रख दे सकता हूँ। L की जगह क्या रखूंगा मैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर, M की जगह क्या रखूंगा, cos स्क्वायर बेटा, क्योंकि M स्क्वायर की बात चली ना तो स्क्वायर हुआ गया, प्लस N की जगह cos का, मैंने cos स्क्वायर गामा = 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस cos स्क्वायर अल्फा को 1 - sin स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर बीटा। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर गामा = 1 लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया मैंने,
क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ साइन रूल के कुछ नियम होते हैं साइन रूल के ना, तो वहाँ हम इन चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एल बराबर कॉस अल्फा, एन बराबर कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने एल की वैल्यू ये रख दी है। मुझे पता है कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसके जरिए भी इसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसका 1 हो गया, ये भी प्लस में है, इसका 1 हो गया, ये भी प्लस में, इसका 1 हो गया, ये प्लस में, तो टोटल मुझे कितने मिले, 1 2 3 मिल गए। अब यहाँ से क्या कर दो, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ जब मैंने क्या कर दिया, ये देखो 3 माइनस, यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखो, अब मुझे पता है ना कि साइन स्क्वायर, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो करना क्या है, ये जो मुझे मिला है ये 3, या तो आप इसको राइट साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड ले जाइए, किसको, इसको, क्योंकि माइनस में, तो उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। और यहाँ ये क्या है, जो राइट हैंड साइड में मुझे 1 है इक्वल में, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3 था ना, तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यही तो मेरा आंसर है। तो यही तो दोस्तों मेरा आंसर आ गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये इस प्रकार से मेरा आंसर 2 आया। ठीक, सिमिलरली आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं और इसको भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ आए। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया था। ये भी हमारा पोलर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको कंपेयर करना है पोलर इक्वेशन, जो हमारे पास कॉनिक की जो पोलर इक्वेशन होती है इससे कंपेयर करना है, तब जाके आप इसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। क्या इलिप्स है, हाइपरबोला है, और या फिर पैराबोला है। ठीक है, तो क्या ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप क्वेश्चन ही छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक, फिर भी मैं आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे तो डिफिकल्ट तो है नहीं, आप कर पाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा इलिप्स। ठीक, सी वाला। एक बार करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सिमिलरली ये TGT 2009 में पूछा गया था। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमें कंडीशन दे रखी है, हमें पता है कि पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है, हमारे पास ये होती है। हमें ये कंडीशन जब गिवन हो, मैंने 3 कंडीशन बताया कि बोला था ना मैंने वहाँ कि कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये क्वेश्चन बन रखा है TGT 2009 में। ठीक है, तो जब कंडीशन, हमारे पास 3 कंडीशन होती है, या तो E ग्रेटर देन होता है, या तो E लेस देन 1 होता है, या तो फिर E इक्वल टू 1 होता है। तीनों कंडीशन आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये भी आपके लिए है, आपका इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, यहाँ पे आपको 3-4 इक्वेशन वो डाल देगा ऑप्शन में। अब पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एलिप्सॉइड है, कौन सा हाइपरबोलॉइड 1 सीट है, कौन सा 2 सीट का है, कौन सा कोन का है। तो इस तरह से आप वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपको ये सारी क्वेश्चन पता है तो आप इनका नेचर फाइंड कर सकते हैं कि इनका नेचर है क्या, ये क्वेश्चन किस कॉनिक की है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे करना है, ये तो दोस्तों आपको लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे है। हमारे पास क्या जनरली क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है ये है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, सारा इसको कंपेयर कर लीजिए। तो वी कैन रिड्यूस इट एनी फॉलोइंग फॉर्म। जब हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, सारे पॉजिटिव है ना, और किसके इक्वल है, 1 के, तो जो कॉनिक का जो कंडीशन होगी या नेचर होगा क्या होगा, हमारे पास कौन सा कॉनिक होगा, एलिप्सॉइड। ठीक है, और जब देखो सब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और एक नेगेटिव हो इक्वल में 1 हो तो क्या होगा, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट। जब नेगेटिव के है, हमारे पास एक ही नेगेटिव है, और जो दोनों के दोनों नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, 2 सीट का हो जाएगा हाइपरबोलॉइड का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हाइपरबोला इलिप्स की कंडीशन क्या होती है, इलिप्स के लिए जो कंडीशन होती है मैं बता देता हूँ आपको। इलिप्स के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होता है। लेकिन जब हाइपरबोला की बात आए, हाइपरबोला की, तो क्या होगा कंडीशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तब ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे देख सकते हैं कि जब हाइपरबोलिक की बात आती है तो हमारे पास नेगेटिव में जो इक्वेशन होती है वो नेगेटिव में होती है, और जब एलिप्स की बात आती है तो वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो आप इस चीज़ को इनसे कंपेयर कर सकते हैं कि कब इलिप्सॉइड होती है, कब वन सीट हाइपरबोलाइड वन सीट होती है, कब हाइपरबोलाइड टू सीट होती है, कब कौन की होती है, कौन क्या कंडीशन है, पॉजिटिव सारे हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव भी सारे, लेकिन इक्वल में क्या था 1 था, यहाँ क्या आ जाएगा 0 में, तब कौन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली आप इनको बारी बारी से देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। और दोस्तों एक टॉपिक भी द कॉनिक्वाइड, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की कॉनिक्वाइड की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h वाई प्लस 2u प्लस 2by प्लस 2w प्लस डी इक्वल टू 0। एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, ये क्वेश्चन डाल रखी हुई है मैं, हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अब ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक्वाइड, या फिर कुछ और ऑप्शन डाल सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या है, कि इकाई की है, कोनिक्वाइड की इक्वेशन है हमारी सेकंड डिग्री की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ कोनिक ये हैं, उसी से रिलेटेड। अब जैसे कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि सारे पॉजिटिव होना, जब कौन की फॉर्म होता है ना, कोनिक्वाइड की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, अपॉन की फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप उसको इलिप्सॉइड के लिए मैंने वहाँ भी बताया सारे पॉजिटिव होंगे, इक्वल में 1 के इक्वल में क्या होगा, 1 के इक्वल होंगे सारे, तो क्या आ गया इलिप्सॉइड। और हाइपरबोलाइड के लिए एक माइनस का, तो 1 सेट, और दोनों के दोनों माइनस है, तो हाइपरबोलाइड 2 सेट। और पैराबोलाइड के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये वाली। और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के लिए भी क्या कंडीशन, आप ये बारी बारी से देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ से उसने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, और यहाँ से 4 ऑप्शन आ जाएगा कि एक ही आ जाएगा, हाइपरबोलिक ऑफ 1 सेट, इलिप्टिक पैराबोलाइड, या इमेजिनरी कौन, या कौन, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली क्वेश्चन। तो दोस्तों जब हमें पता होगा, ये 4 सबके सब इक्वेशन पता, तभी तो मैं उनको फाइंड कर सकता हूँ, उनका नेचर फाइंड कर सकता हूँ, या उनका कोनिक फाइंड कर सकता हूँ कि किस कोनिक की कौन सी क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 2/r इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब पूछ लिया जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन में क्या क्या होगा पता है, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, या नन ऑफ दीज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मैंने बताया था ना, जब पोलर इक्वेशन पता है तो आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने के लिए पहले ये उस फॉर्म में होना भी तो चाहिए। यहाँ तो कॉस स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, कुछ ऐसा होता है, ई कॉस थीटा कुछ ऐसा होता है ना, 1 प्लस ई कॉस थीटा कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर फॉर्म में। तो करना कैसे है, तो दोस्तों हमें पता है ना ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई कैसे किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, 2/r इक्वल टू 1 प्लस, ये जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का नहीं होता, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला इसका है। अब देखो, अब मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ क्या होता है, ई होता है ना, तो यहाँ ई नहीं मिला, नहीं दे रखा है मुझे, तो ई अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ई की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है वहाँ। और जब ई की वैल्यू, जब मैं इसको कंपेयर करूँगा किससे, इससे कंपेयर करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, एल बराबर क्या मिल जाएगा, जो मेरा सेमी लेट एक्सेप्टर में आ जाएगा वो आ जाएगा 2, और ई बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। और जब ई हमारा 1 के इक्वल है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैराबोला। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मैंने आज के टॉपिक में आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के बारे में बताया था, और पिछले टॉपिक में हमने बात की थी सेकंड डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो उसके बारे में मैंने 7-8 कॉनिक्स बताए थे आपको, वहाँ से 7-8 कॉनिक्स से उनके नेचर के बारे में बताया था, उनकी कंडीशन बताई थी कि किस नेचर के लिए कौन सा कंडीशन होती है और कब कौन सा हमारे पास कब कौन सा कॉनिक मिलता है, उसकी सारी डिटेल में हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपकी समझ में ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आप एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हमने पोलर इक्वेशन बताया था, तो इसके बारे में हमने डिटेल में भी बात कर ली थी, और एग्जाम की दृष्टि से जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनके बारे में बात कर ली है। तो आप इसके अलावा भी और कुछ देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सफिशेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतने ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, आपका क्लैरिटी आती रहेगी क्वेश्चन में कि किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन बनता है, कैसे उसका नेचर फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। अभी टॉपिक बहुत है हमारे पास बचे हुए, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम आ जाए, क्योंकि दोस्तों अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हर स्टेट के काफ़ी पास ही हैं, सबकी डेट आ रखी है। ठीक है, तो अगर किसी और के काम भी आ जाता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।